नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। बुलेटिन में आपको बताएंगे, देश के ईमानदार करदाताओं को केंद्र सरकार ने नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत की। साथ ही बात होगी बुलेटिन में कोविड-19 की। देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 70.77% हो गया है। इसके साथ ही बुलेटिन में आपको बताएंगे, बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब बिजली के उन वाहनों के भी पंजीकरण को अनुमति दी जाएगी जिनमें पहले से बैटरी नहीं लगी है। इसके अलावा देश विदेश की हर खबर पर रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश के ईमानदार करदाताओं को केंद्र सरकार ने नई सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पारदर्शी कराधान मंच की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इसे देश में चल रहे ढांचागत सुधारों के सिलसिले में नया पड़ाव बताया। इस मंच के जरिए देश में टैक्स प्रणाली सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आगे बढ़कर भुगतान करने की अपील भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ईमानदार करदाताओं के लिए गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। इनमें फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर गुरुवार से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर लागू हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नई पहल से कर प्रणाली में सुधार आएगा और सरल बनाने के प्रयासों को और बल मिलेगा। बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और देश को इसके सुखद परिणाम भी मिल रहे हैं। इसके 4 कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनाने की है। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय
समस्या को सुलझाने के लिए काम करें। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी, लेकिन आज उससे काफी कम स्क्रूटनी हो रही है क्योंकि सरकार टैक्स पेयर्स पर भरोसा कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि भारत के इतिहास में पहली बार करदाताओं के अधिकारों और कर्तव्यों को कोडिफाई किया गया है, उनको मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स को इस स्तर का सम्मान और सुरक्षा देने वाले गिने चुने देशों में अब भारत भी शामिल हो गया है। आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने वाले शीर्ष निकाय CBDT ने पिछले कुछ सालों में प्रत्यक्ष करों में कई प्रमुख और बड़े कर सुधार लागू किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए इस दर को और भी अधिक घटाकर 15% कर दिया गया। इनके अलावा लाभांश वितरण को भी हटा दिया गया। कोविड काल में करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए भी अनेक तरह के प्रयास किए गए, जिनके तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए वैधानिक समय सीमा बढ़ा दी गई है और करदाताओं के हाथों में नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए तेजी से रिफंड जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत का स्वागत किया है। कई अन्य मंत्रियों और कारोबार जगत ने भी इस पहल को सराहनीय बताया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि सरकार द्वारा सरल और पारदर्शी कर प्रशासन के लिए प्रारंभ किया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित इस प्लेटफॉर्म से करदाताओं को कर जमा करने में सुविधा होगी। उपराष्ट्रपति ने टैक्स प्रणाली को सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस बनाने को समय की जरूरत बताया और उम्मीद जताई कि इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन से कर कानूनों का अधिक से अधिक अनुपालन होगा। उपराष्ट्रपति ने इसे चिंता का विषय बताया कि 130 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र 1.5 करोड़ लोग ही करदाता हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में इन करदाताओं के योगदान का अभिनंदन किया और स्वाधीनता दिवस के अवसर पर देशवासियों से देश की प्रगति में कर से योगदान का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म को न्यू इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। ट्वीट संदेश में अमित शाह ने कहा कि प्लेटफॉर्म का लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश के करदाताओं के लिए एक उपहार है। गृह मंत्री ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे सुधारों से ये प्लेटफॉर्म कर प्रणाली को और सुदृढ़ करेगा। उद्योग संगठन भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने भी सरकार की इस पहल का स्वागत किया। फिक्की ने भरोसा जताया कि इस कदम से करदाताओं में भरोसा बढ़ेगा और कारोबारी गतिविधियों में आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान मंच की शुरुआत को प्रशासन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन बताया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेसलेस मूल्यांकन और अपील से करदाताओं की शिकायतों का बोझ कम करने और कर प्रणाली में निष्पक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद करदाताओं को सशक्त बनाने, पारदर्शी कर प्रणाली तैयार करने और ईमानदार करदाताओं के सम्मान करने का है। वित्त मंत्री ने कहा कि CBDT ने एक मसौदा तैयार किया और इस मंच के रूप में एक नई प्रणाली को लागू किया गया है, जिसके जरिए कर प्रशासन को पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह बनाया गया है। It eases compliance burden. It brings in fair, objective and a just system. There shall not be any physical interface between the department and the taxpayer, and to an extent it shall bring in certainty of information.
देश में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक संक्रमितों की संख्या 24 लाख के करीब पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 67,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 56,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 70.77% हो गया है। बुधवार को देश में रिकॉर्ड 8,30,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 8.06% है और मृत्यु दर 2% से नीचे है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,96,637 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 66,999 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान देश में 942 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है, लेकिन अब तक 16,95,982 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 70.77% पर पहुंच गया है। वहीं 6.5 लाख से अधिक लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। कोरोना से हुई मौतों की बात करें तो 47,000 से अधिक लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी है। 12 अगस्त को 8,30,391 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे। देश में अभी तक कुल 2,68,45,688 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में इस वक्त कोरोना की जांच के लिए 1,433 लैब काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में 10 राज्यों में रोजाना कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में रिकवरी रेट भी सबसे अधिक 81.5% है। यहां कोरोना के टेस्ट भी सबसे ज्यादा किए गए हैं। कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले आए हैं। यहां अब तक 5,48,000 से अधिक मामलों की पहचान हो चुकी है। राज्य में 1.5 लाख के करीब सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना से रिकवरी रेट 69% से अधिक है। यहां अब तक 29 लाख से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। तमिलनाडु में करीब 5,871 नए केस आए हैं। यहां अब तक 3,14,000 से अधिक मामले आ चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट तमिलनाडु में 81% से अधिक है और मृत्यु दर 1.68% है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो राज्य में 34 लाख से अधिक टेस्ट हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 9,500 से अधिक नए मामले आए हैं। यहां 2.5 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 63% से अधिक है। यहां अब तक 26 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में 7,800 से अधिक नए केस आए हैं और अब तक राज्य में 1,96,000 से अधिक कोरोना केस आ चुके हैं, जिनमें 80,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। यहां रिकवरी रेट करीब 57% है। परीक्षण की बात करें तो 18 लाख से अधिक टेस्ट कर्नाटक में किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी 4,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या 1,36,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से रिकवरी रेट 62% से अधिक है और मृत्यु दर 1.64% है। उत्तर प्रदेश में 34 लाख से अधिक कोरोना की जांच की गई है। बिहार में बीते एक दिन में 3,908 नए केस सामने आए हैं। यहां अब तक कोरोना के 90,000 से अधिक मरीज सामने आ चुके हैं। राज्य में रिकवरी रेट 66% से अधिक है और मृत्यु दर 0.5% से कम है। यहां अब तक 12 लाख से अधिक टेस्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 3,000 के करीब नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां 1 लाख से अधिक केस आ चुके हैं और राज्य में रिकवरी रेट 73% के करीब है। पश्चिम बंगाल में 11,86,000 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। तेलंगाना में अब तक 86,000 से अधिक केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,931 नए केस आए हैं। राज्य में 22,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं और यहाँ रिकवरी रेट करीब 73% है। यहाँ 6 लाख से अधिक लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद कर रही है। कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के साथ केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में चिकित्सा आपूर्ति भी कर रहा है। 11 मार्च के बाद से केंद्र सरकार ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय संस्थानों को 3 करोड़ 4 लाख से ज्यादा N95 मास्क और 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा PPE किट वितरित की है। साथ ही 10 करोड़ 83 लाख से अधिक
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट भी उन्हें मुफ्त दिए गए हैं। इसके अलावा 22,533 मेक इन इंडिया वेंटिलेटर विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को वितरित किए गए हैं। केंद्र वेंटिलेटरों को लगाए जाने और उनका संचालन भी सुनिश्चित कर रहा है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार की ओर से की गई अधिकांश आपूर्ति घरेलू स्तर पर निर्मित है। इससे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए संकल्प मजबूत हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बनी हुई है। आरआर अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया, आप सभी की प्रार्थनाओं से मेरे पिता की हालत फिलहाल रक्त प्रवाह के लिहाज से स्थिर है। मैं आप सभी से प्रार्थनाएं जारी रखने की गुजारिश करता हूं। उनकी जल्द रिकवरी के लिए दुआ कीजिए। सोमवार को आरआर अस्पताल में पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी की गई थी। मस्तिष्क में जमे खून के थक्के को हटाने के लिए की गई इस सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। मेडिकल जाँच में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। देश भर में पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य की कामना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना महामारी लोगों की जान के साथ ही दुनिया की ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी संकट बनकर आई है। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते दूसरी तिमाही में जीडीपी में 20.4% की भारी गिरावट आई और वो मंदी की चपेट में आ गई। वहीं रूस की ओर से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि WHO को रूसी वैक्सीन की पर्याप्त जानकारी नहीं भेजी गई है, जिससे कि वैक्सीन का मूल्यांकन किया जा सके। फेज 2 और फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले रूसी वैक्सीन का उत्पादन नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ 6 लाख के पार हो चुकी है। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से अब तक 7,49,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 51,97,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 1,66,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 32,76,000 से ज्यादा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित दूसरा देश ब्राजील है। यहाँ अब तक 31,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में वायरस को हराकर ठीक होने वालों की संख्या करीब 25.5 लाख के पार हो चुकी है। तीसरे नंबर पर इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत है। यहाँ अब तक 23,96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। चौथे नंबर पर रूस है, जहाँ 9,05,000 लोग संक्रमित हैं और अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,75,000 सक्रिय मामले हैं। दक्षिण अफ्रीका में 5,68,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा सचिवालय की ओर से आज आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर में रुद्राक्ष के पेड़ का पौधारोपण किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना महामारी इस बात का संकेत है कि मानव द्वारा प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जा रही है और लगातार दोहन से प्रकृति की देखभाल करने वाला पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हर किसी को प्रकृति से प्रेम होना चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सब की प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए वन महोत्सव को जन महोत्सव के रूप में प्रचलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति की रक्षा करें और संस्कृति का संरक्षण करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक पेड़ लगाकर एक स्थायी जीवन शुरू कर सकते हैं, जिसकी आज बहुत जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बच्चों में वृक्षारोपण की आदत विकसित करनी चाहिए ताकि इसे जीवन का एक तरीका बनाया जा सके। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल का चौथा साल शुरू होने से पहले राज्यसभा सचिवालय ने लंबित 4,406 फाइलों का निपटारा कर दिया। सभापति ने इस महीने के पहले हफ्ते में सचिवालय को निर्देश दिया था कि उनके कार्यकाल का चौथा साल शुरू होने के एक दिन पहले यानी 10 अगस्त के बाद कोई भी फाइल लंबित नहीं रहनी चाहिए। सभापति के निर्देश के बाद सचिवालय ने 8 दिन का विशेष अभियान चलाया। इसके लिए सचिवालय के करीब 60 अनुभागों ने देर शाम तक काम किया और इस मिशन को 10 अगस्त तक पूरा कर दिया। यहां तक कि शनिवार और रविवार को भी इन अनुभागों ने काम किया। फाइलों का काम पूरा होने के बाद उन्हें सभापति के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें से कुछ फाइलें 2007 से लंबित थी, जबकि कुछ फाइलें पिछले 3 महीने से कम उपस्थिति की वजह से लंबित थी। इस विशेष अभियान के तहत 9 अगस्त तक प्राप्त सभी पत्रों, मुद्दों और संदर्भों को शामिल किया गया था। राज्यसभा की 2 सीटों के उपचुनाव के लिए आज नामांकन भरने के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार जय नारायण निषाद ने नामांकन दाखिल किया। ये सीट समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई थी। वहीं केरल की एक राज्यसभा सीट के लिए लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष एमवी श्रेयस कुमार ने नामांकन दाखिल किया। ये सीट एमपी वीरेंद्र कुमार के निधन से खाली हुई थी। दोनों सीटों के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा। वहीं 17 अगस्त को नाम वापस लेने का दिन है। दोनों सीटों पर 24 अगस्त को चुनाव होगा। वहीं नतीजे भी उसी दिन शाम को घोषित कर दिए जाएंगे। नागालैंड विधानसभा का एक दिवसीय मॉनसून सत्र गुरुवार को स्पीकर शाइनिंग लोंगकुमेर ने अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। 6 महीने की अवधि में सत्र आयोजित करने की संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए सत्र आयोजित किया गया था। इससे पहले सदन विपक्षी बेंच नगा पीपल्स फ्रंट की भागीदारी के बिना शुरू हुआ। विपक्ष के सत्र का बहिष्कार किया और आरोप लगाया था कि सिर्फ संवैधानिक दायित्व की पूर्ति के लिए सत्र का आयोजन किया गया है। इस बीच सदन ने नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कोविड के चलते सदन में सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया और सभी का कोविड परीक्षण भी किया गया। राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार से राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को ही सदन में राजस्थान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की चुनौती है। बीजेपी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सचिन पायलट भी मौजूद थे। बैठक में शुक्रवार को विधानसभा सत्र के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं कांग्रेस ने 2 बागी विधायकों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह का निलंबन वापस ले लिया है। दोनों विधायकों को पिछले महीने सचिन पायलट के साथ बगावती रुख अख्तियार करने की वजह से और गहलोत सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में सचिन पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिजली के उन वाहनों के पंजीकरण को अनुमति दी जाएगी जिनमें पहले से बैटरी नहीं लगी है। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त बैटरी के निर्माण और उसके प्रकार का विवरण देने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि रजिस्ट्रेशन में ये बताना जरूरी होगा कि वाहन में लगने वाली बैटरी साधारण है या उसकी अदला बदली यानी स्वैपिंग की जा सकती है। बिजली से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों की कुल कीमत की 30 से 40% कीमत बैटरी की होती है। अगर ये वाहन बिना बैटरी के बेचे जाएं तो इनकी कीमत में अच्छी खासी कमी लाई जा सकती है। बाद में ग्राहक बैटरी ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर या एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर से कम दामों में भी खरीद सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही बिहार के कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने का भी अंदेशा जताया गया है। गुरुवार रात से ही दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। गुरुवार रात से शुरू हुई हल्की बारिश के बाद देश के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की अक्षरेखा दिल्ली एनसीआर के करीब बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण है। अरब सागर से उठी दक्षिण पूर्वी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं से आर्द्रता बनी हुई है। अगले 2-3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मालदीव की राजधानी माले को उसके 3 द्वीपों से जोड़ने वाले एक प्रोजेक्ट में भारत मालदीव की मदद करेगा। इस फैसले की घोषणा आज मालदीव और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान की गई। भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति, इससे निपटने और कोविड-19 के बाद की स्थिति से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भारत ने मालदीव की मांग को ध्यान में रखते हुए कई प्रोजेक्ट्स पर मंजूरी का भी ऐलान किया। इन प्रोजेक्ट्स में प्रमुख हैं मालदीव के 3 द्वीपों विलिंगिली, गुल्हिफाहू और थिलाफूशी को एक पुल के जरिए राजधानी माले से जोड़ना। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी नाम के इस प्रोजेक्ट के लिए भारत $100 मिलियन की राशि अनुदान के रूप में देगा, जबकि $400 मिलियन की राशि का कर्ज प्रदान करेगा। भारत और मालदीव के बीच माल ढोने के लिए सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करना। कोविड-19 के दौरान दोनों देशों के बीच यात्रा सुगम बनाने के लिए एयर ट्रैवल बबल बनाना। माले को गेहूं, चावल, आलू, चीनी, दाल जैसे जरूरी सामानों की आपूर्ति और आसान कर्ज के रूप में आर्थिक मदद मुहैया कराना। नवंबर 2018 से ही पड़ोसी को प्राथमिकता की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में काम करते आ रहे हैं। भारत की ये पहल इसी दिशा में एक और प्रयास है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका ने H-1B और L-1 श्रेणी के वीजा पर 22 जुलाई को लगाए गए प्रतिबंधों में छूट का ऐलान किया है। ताजा आदेश के मुताबिक H-1B और L-1 उन कर्मचारियों को जारी किया जा सकेगा जो दोबारा अपनी उसी नौकरी पर लौटना चाहते हैं जिस नौकरी पर वो पहले भी काम कर रहे थे। जो कर्मचारी कोविड-19 या उससे जुड़े अनुसंधान या सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें भी 22 जुलाई के आदेश से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 5 शर्तें रखी गई हैं, जिनमें कम से कम 2 शर्तें पूरी किए जाने पर ही H-1B वीजा मिल सकेगा। नई रियायतों में दी गई छूट में विदेशी कर्मचारी की पत्नी या पति और उस पर आश्रित परिवार के लोग भी शामिल हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।